students, in this video we'll discuss theme 2 atmosphere, chapter 3 greenhouse effect and global warming. Student, in this chapter we'll talk about greenhouse effect and its impact. ग्रीन इफेक्ट क्या है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग हमें कैसे इफेक्ट करती है, साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन. ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन हो रहा है, आप लोगों ने सुना होगा ना कि जो हमारी ओजोन लेयर है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है वो कैसे डिप्लीट हो रही है, कैसे उसमें होल हो रहा है, या हम किस तरीके से उसे कम कर सकते हैं. ठीक है, किसे, ओजोन लेयर डिप्लीशन को. लर्निंग आउटकम्स में आप देखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके कॉजेस, फिर ग्लोबल वार्मिंग किन कारणों से होती है और कैसे आप इसको कम कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट हम देखेंगे, फिर हम जानेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन के कारणों को और कैसे हम ओजोन लेयर डिप्लीशन को कम कर सकते हैं. रिड्यूस मतलब कम. ग्रीन हाउस इफेक्ट. स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने कभी ग्रीन हाउस देखा है? देखा होगा, और नहीं देखा है तो यूट्यूब में देख लें, और या हो सकता है आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा हो या रियल में भी देखा हो. मैंने तो यूट्यूब वीडियोस में ही देखा है. चलो, तो एक स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनता है, जैसे कि ग्लास. ग्लास का मतलब क्या होता है? कांच. कांच से बना हुआ होता है. ठीक, कोई बात. इसको क्यों यूज करते हैं, क्या यूटिलिटी है बच्चा? इसके अंदर हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं. वो प्लांट्स ग्रो करते हैं जिन्हें वार्म टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर. सन रेज पास होती हैं ट्रांसपेरेंट ग्लास से, वो सॉइल को हीट अप कर देती है. देखो, ये कांच का घर बना दिया, इस घर में यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए. अब सन की जो लाइट है वो इसमें आएगी, ज़मीन को गर्म करेगी. ठीक है, और जो वार्म सॉइल होगी और जो प्लांट होंगे वो क्या एमिट करेंगे, क्या निकालेंगे? इंफ्रारेड रेडिएशन. क्या निकालेंगे? इंफ्रारेड रेडिएशन. ठीक है बात. जो वॉल और जो रूफ होगा ग्रीन हाउस का वो ट्रैप कर लेगा इन इंफ्रारेड रेडिएशन को. जो ग्लास हाउस है ये इंफ्रारेड रेडिएशन को बाहर नहीं जाने देगा, इनको अपने पास ही रख लेगा. सनलाइट आएगी, मिट्टी को गर्म करेगी, फिर जो सॉइल है, जो प्लांट है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करेगा, पर वो इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर नहीं जा पाएगी, वो इसी हाउस में रह जाएगी. और ये जो ट्रैप्ड हीट होगी बेटा, इसको रिलीज किया जाएगा. द ट्रैप्ड हीट इज रिलीज्ड ग्रेजुअली. धीरे धीरे ये एनर्जी रिलीज करता है और ग्रीन हाउस को गर्म बनाए रखता है रात में भी. ठीक है बात. तो क्या ग्रीन हाउस का फायदा है बेटा कि दिन में जो सनलाइट आई उसको ट्रैप करके रखा और रात तक उस ग्रीन हाउस को गर्म रखा, उसके टेम्परेचर को बढ़ा हुआ रखा, वार्म रखा उसको, है ना, जिससे प्लांट ग्रोथ बहुत फास्ट हुई. जो एटमॉस्फेयर है जो अर्थ के आसपास है वो भी ग्रीन हाउस की तरह ही काम करता है. जैसे ये रही अर्थ और ये रहा अर्थ का एटमॉस्फेयर. अर्थ का एटमॉस्फेयर का भी यही काम है. सनलाइट अंदर आती तो है, पर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सनलाइट को ट्रैप करके रख लेती हैं और उसे वापस नहीं जाने देती. और ये जो ट्रैप सनलाइट है ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को नाइट में भी प्रॉपरली मेंटेन करके रखती हैं. जो एटमॉस्फेयर है जो अर्थ के आसपास है ये ग्रीन हाउस की तरह काम करता है. जो अर्थ का सरफेस है इंक्लूडिंग लैंड, ज़मीन, ओशन, समुद्र, प्लांट, तीनों की तीनों एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनर्जी. कौन सी एनर्जी? जो सन से आ रही थी. ठीक है, भले ज़मीन हो, ज़मीन भी एब्जॉर्ब करके गर्म हो गई, ओशन भी एब्जॉर्ब करके, ओशंस का पानी भी हो जाता है बच्चा गर्म, और प्लांट भी अब्जॉर्ब करते हैं सन एनर्जी. ठीक है बात. एज द हीट अप, जैसे ही गर्म हो जाते हैं, सम ऑफ दिस एनर्जी इज रिलीज, कुछ एनर्जी को रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट. एटमॉस्फेरिक गैसेस जैसे कि वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं. ठीक है, एब्जॉर्ब दिस हीट एंड रिलीज इट बैक टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस. ऑब्जर्व, एब्जॉर्ब कर लेंगी. ठीक है, कौन कौन? वाटर वेपर,
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी और बाद में इसको ये अर्थ के सरफेस पर ही क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं। लाइक द वॉल एंड रूफ ऑफ ग्रीन हाउस गैस, जैसे ग्रीन हाउस की जो रूफ और वॉल काम करती है वैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस काम करती है। कौन सी गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। और ये जो गैसेस हैं ये रोकती हैं बेटा किसको? हीट को फ्रॉम रिलीजिंग इनटू स्पेस, स्पेस में ये हीट वापस ना चली जाए, उससे ये सारी गैसेस मिलके रोकती हैं किसको? हीट को। हैंस दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि ये गैसेस भी सन की लाइट को ट्रैप करके रख रही हैं, उन्हें वापस नहीं जाने दे रही, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये अर्थ के सरफेस को क्या रखती हैं बेटा? वार्म। ये देखो ये है ग्रीन हाउस, सन एनर्जी अंदर तो जाएगी पर बाहर नहीं आएगी। अब बेटा अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ये एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होंगी तो ये ज़्यादा हीट को ट्रैप करके रख लेंगी, है ना। इस वजह से क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। हमारे अर्थ को वार्म रखना ज़रूरी है पर गर्म करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। पर जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, मीथेन बढ़ रही है, तो इस तरीके से तो बेटा यही होगा कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये गैसेस हीट को ट्रैप करके रख लेंगे, वापस नहीं जाने देंगे और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देंगी। और इसी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का बढ़ेगा और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है बात। चलो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ये ग्रुप है ग्रीन हाउस गैसेस का। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर अ ग्रुप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो यूज होती है रेफ्रिजरेटर में, डिओड्रेंट्स में और फोम प्लास्टिक्स, ठीक है। किस किस में? रेफ्रिजरेशन, डिओड्रेंट्स एंड फोम प्लास्टिक्स में, ठीक है। बहुत स्मॉल अमाउंट में एटमॉस्फेयर में है पर भी बेटा ये स्मॉल अमाउंट भी बहुत बड़े क्वांटिटी में कैपेबल है हीट को ट्रैप करने में, ठीक है। सो दीज गैसेस आर फाउंड इन ट्रेसेस वेरी स्मॉल अमाउंट बट एबल टू और कैपेबल टू ट्रैप लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। CFC किस में मिले? किस किस से जनरेट हो रही है ये? रेफ्रिजरेशन, डिओड्रेंट्स और प्रोडक्शन ऑफ फोम प्लास्टिक्स। कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्टूडेंट जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनको एमिट करने वाला एटमॉस्फेयर में क्या ऑन है? ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। कुछ नेचुरल प्रोसेसेस भी हैं पर हमारा रोल ज़्यादा है, ठीक है बात। तो जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उन्हें एमिट करता है एटमॉस्फेयर में कुछ नेचुरल प्रोसेसेस और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो ये अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकती हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। सम फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, कुछ फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें? ग्रीन हाउस इफेक्ट में। अब वो फैक्टर्स बेटा बेसिकली कौन क्रिएट कर रहा है? ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन क्रिएटेड है। वो काय में कंट्रीब्यूट करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट में। पहला, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ये जो हम लकड़ी जलाते हैं, कोल जलाते हैं, काऊ डंग जो को अगर जला रहे हैं, कंडे बना के जला रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहा है? कार्बन एमिशन, ठीक है। फिर बेटा कोल से तो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, कई बार ट्रांसपोर्टेशन में इसकी हेल्प ले रहे हैं, तो ये तो कार्बन एमिट करेगा ही करेगा। लार्ज अमाउंट में हम फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, इसको ट्रांसपोर्टेशन में और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं। ड्यूरिंग देयर कंबशन, जब ये जल रहे होते हैं किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। कोल जब जल रहा होगा किसकी प्रेजेंस में जलेगा बेटा? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो जलेगा ही नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है और बाद में किसको रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कहाँ रिलीज कर दिए जाते हैं? एटमॉस्फेयर में। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज
एट अ लार्ज स्केल, जब आप बहुत सारे पेड़ों को एक साथ काटते हो तो उसको क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। बेटा प्लांट और ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लेते हैं जो ह्यूमन बीइंग एनिमल रिलीज करते हैं। ठीक है बात? किस प्रोसेस में यूज़ करते हैं? फोटोसिंथेसिस की। और इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट और ट्रीज रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, जो लाइफ गिविंग गैस है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हम मूर्ख उन्हें भी कट कर देते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, आप बड़ी बड़ी कॉलोनीज बना रहे हो, फैक्ट्रीज बना रहे हो, मॉल बना रहे हो, और इन सबको बनाने के चक्कर में आप पेड़ों को कट कर देते हो। कभी रोड बनाने के लिए, कभी एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, कभी रेलवे स्टेशन बनाने के लिए, कई बार बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनीज बनाने के लिए, या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है? अगर इनफ ट्रीज नहीं होंगे, पर्याप्त ट्री नहीं होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो वो एयर में प्रेजेंट रहेगी, और जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट होगी ना बेटा, अर्थ का टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है? हम पेड़ों को कई बार फ्यूल के लिए भी कट करते हैं, जलाने के लिए। अगर आप लकड़ियों को जलाएंगे बेटा तो और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी। पहली बात तो बेचारा पेड़ कट गया जो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता, इसको जब आपने जला दिया तो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी इन्वायरमेंट में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है बेटा। अब तो हम 130 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए हैं, है ना? भारत की जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते हम कितने हो गए हैं? मोर देन 130 करोड़। ये जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, भले वो सिटीज़ की हो, टाउन की हो, मैंने तो अभी 130 करोड़ एक कंट्री की बताई बेटा। यही पूरे वर्ल्ड की देख लो, एक पर्टिकुलर सिटी की देख लो, टाउन की देख लो, हमेशा बढ़ी रही है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्रियल हब सिटीज़ हैं वहाँ पर देखो, जैसे हम इंडिया की बात करें तो मुंबई, है ना? बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं। दिल्ली में भी सेम हालत है। तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस एमिट कर रही हैं ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल यूनिट्स। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फॉसिल फ्यूल का यूज़ भी बढ़ रहा है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये ऑल इन ऑल किसको बढ़ा रही हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बढ़ाएगा? ग्लोबल वार्मिंग को, जो कि हमारे लिए बहुत ही बुरा है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, कोल माइनिंग, कोल की जब हम माइनिंग करते हैं ना, कोल नीचे ज़मीन से खोद के निकालते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्शन जब हम ऑयल निकाल रहे हैं, जो सीमेंट इंडस्ट्री है, ये सब हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करती हैं। भले ज़मीन से कोयला निकालना हो, ज़मीन से तेल निकालना हो, या सीमेंट इंडस्ट्री, तीनों ही बहुत ख़राब हैं क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करती है? हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस। जब गार्बेज को आप डिकम्पोज करते हो डंपिंग ग्राउंड में तो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, मीथेन प्रोड्यूस होती है। तो ये काय का काम करती हैं? एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। नेचुरल डिज़ास्टर की अगर मैं बात करूँ कि जब भी वॉल्केनिक एरप्शन होता है, जब भी ज्वालामुखी फटता है, फॉरेस्ट में जब अपने आप आग लग जाती है, बड़े बड़े जंगल जलने लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ये कॉमन प्रॉब्लम है। इंडिया के उड़ीसा में आज से 3-4 साल पहले ही बहुत बड़ी आग लग गई थी। तो जो फॉरेस्ट फायर अपने आप ही आग लग जाती है बेटा, गर्मियों में बहुत जब तेज़ गर्मी पड़ती है ये आग लग जाती है, और इसके ऊपर सरकार इतना काम करती है फिर भी वो आग कम नहीं होती है, लगभग आधे जंगलों को जला देती हैं। तो ये जो फॉरेस्ट फायर हैं या वॉल्केनिक एरप्शन है, या ये प्रोड्यूस करते हैं स्मोक को, डस्ट को और गैसेस को। किसको? धुआं, धूल और गैसेस बहुत बड़े नंबर में, और ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनते हैं। ये हुआ वॉल्केनिक एरप्शन, और इस वॉल्केनिक एरप्शन में बेटा देखो डस्ट भी निकलेगी, स्मोक भी निकलेगी और गैसेस भी निकलेंगी। अब हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी इफेक्ट से उसका रिजल्ट होगा ग्लोबल वार्मिंग। जो टेम्परेचर है अर्थ का बेटा वो कंटिन्यूसली बढ़ेगा बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो राइज हो रहा है एवरेज टेम्परेचर में, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है बात? बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि हम लोग एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का,
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पेट्रोल से गाड़ियाँ चल रही हैं, कार चल रही है, बाइक चल रही है, और बिजली बन रही है कोल से, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स में। हमारी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं उनसे निकल रहा है धुआं। एरोप्लेन जब फ्लाई करते हैं स्काईज में तो भी वो करते हैं पोल्यूशन। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काट रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली। फॉरेस्ट फायर, अब देखो इसको तो रोक नहीं सकते, पर प्रॉपर अरेंजमेंट किए जाए तो इसको हम बहुत जल्दी बुझा सकते हैं, मतलब ख़त्म कर सकते हैं। पर बेटा एक बार जब ये लगना चालू होती है ना, तो कितना गवर्नमेंट पूरी मशीनरी को यूज़ करती है, पर इस पर कंट्रोल इजीली पाया नहीं जाता। चलो बेटा, तो ये है हमारा प्यारा सन। सन से हीट आई अर्थ के ऊपर इंसुलेशन सोलर वेव की फॉर्म में, और थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब किया, बाकी टकरा के वापस चली गई। ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किसने पकड़ के रखी बेटा? इनको क्लाउड ने, क्लाउड कवर ने। ठीक है, तो जो हीट है जो ट्रैप कर लेते हैं क्लाउड्स और डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस, यही कारण बनती है ग्लोबल वार्मिंग का। देखो अर्थ के ऊपर आई, अर्थ ने तो इसको वापस किया, तो वापस किया तो यहाँ पर गैसेस ने कुछ अब्जॉर्ब कर लिया, कुछ क्लाउड्स ने अब्जॉर्ब कर लिया, कुछ डस्ट ने अब्जॉर्ब कर लिया, और यही कारण बनेगा अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने का। नाउ ओजोन लेयर डिप्लीशन, हमारी प्यारी ओजोन लेयर जो हमें सेफ रखती है अल्ट्रावायलेट रेज से, वो धीरे धीरे करके डिप्लीट हो रही है, ख़त्म हो रही है। वो देखेंगे तो जो स्ट्रेटोस्फीयर है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में, इन विच लेयर ओजोन गैस फॉर्म्ड, ओजोन लेयर्स फाउंड। ठीक है, क्या पूछा जाता है? इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन गैस फाउंड, तो किस लेयर में मिलती है बच्चा? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है बात। जो ओजोन लेयर है वो फाउंड होती है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस से 20 से 40 किलोमीटर दूर, अर्थ के सरफेस से 20 से 40 किलोमीटर दूर आपको मिलेगी ओजोन लेयर। ओजोन गैस किस लेयर में मिलती है एटमॉस्फेयर के? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक ना, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य की किरणें होती हैं जिनका नाम है अल्ट्रावायलेट, जो डायरेक्टली अगर हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो हमें हेयर लॉस देंगी, स्किन कैंसर दे सकती हैं, कई बार बर्थ डिफॉर्मिटीज़ भी अल्ट्रावायलेट रेज से आ जाती हैं। ठीक है बात। चलो, अगर अल्ट्रावायलेट रेज के एक्सपोजर में कोई आ जाए तो वो बहुत हार्मफुल होती हैं। क्यों? क्योंकि ये बाल झड़ सकते हैं, इससे लोगों को स्किन कैंसर हो सकता है, बर्थ डिफॉर्मिटीज़ भी आ सकती हैं। मतलब ह्यूमन हो या एनिमल हो, दोनों के लिए ही यस ये खराब है, एनिमल के लिए भी खराब है और प्लांट के लिए, ह्यूमन के लिए भी खराब है। जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं बच्चा, उसका प्लांट की ग्रोथ पे भी एडवर्स इफेक्ट होता है। तो ऑल इन ऑल ये अर्थ के ऊपर जो लाइफ है उसके लिए खराब ही है। बेटा अभी के सालों में हमने देखा है कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ये हमने एब्जॉर्ब किया, स्पेशली नियर द पोल्स, पोल्स के पास तो ओजोन लेयर बिल्कुल ख़त्म हो रही है। एक मेजर फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है ओजोन लेयर डिप्लीशन में, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स भी। कौन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण है, और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो हमने देख लिया कि रेफ्रिजरेशन में यूज़ हो रही है, डिओड्रेंट्स में यूज़ हो रही है, पर BFCs क्या है? BFC में जो गैसेस आती हैं वो होती हैं कार्बन, ब्रोमाइन, फ्लोरीन। कौन कौन सी गैसेस बेटा? कार्बन, ब्रोमाइन, फ्लोरीन। और ये जो गैसेस हैं कार्बन, ब्रोमाइन, फ्लोरीन, इनका बेसिकली यूज़ होता है काय में? सप्रेशन ऑफ फायर। जब हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं उस टाइम में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इनका एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में होना ही ओजोन लेयर को ख़त्म कर रहा है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो ग्लोबल वार्मिंग का ये एक सबसे बड़ा कारण होगी।
डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का खत्म होना एक लीडिंग कॉज है, लीडिंग कारण है, मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। चलो अब डिड यू नो सेक्शन को पढ़ेंगे। जो ओजोन का मॉलिक्यूल है वो 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बनता है। 3 ऑक्सीजन के एटम को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओजोन। ये पेल ब्लू कलर का होता है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग पंजेंट ऑर्डर होती है, एक स्मेल होती है, बदबू होती है। इट्स नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओजीन विच मीन्स टू स्मेल। ओजीन जिसका मतलब होता है टू स्मेल, उससे बना हुआ है। ठीक हुई बात। 3 ऑक्सीजन के एटम से बनता है ओजोन। ये पेल ब्लू कलर का होता है और स्मेल में बहुत ही पंजेंट होता है, बिल्कुल सिंचैन के पापा के सॉक्स की तरह। ठीक है। और ये ग्रीक वर्ड ओजीन से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है टू स्मेल। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब इम्पैक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? ग्लोबल वार्मिंग एक स्लो प्रोसेस है जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है फ्यू डिग्रीज, ठीक है, ओवर सेवरल डिकेड्स। ठीक है, बहुत सारे दशकों में। डिकेड्स का मतलब होता है दशक। 10 ईयर, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर इज कॉल्ड डिकेड। तो सेवरल डेकेड्स में फ्यू डिग्री से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। पर ये जो स्मॉल चेंज आ रहा है टेम्परेचर में वो अर्थ को सीवियरली अफेक्ट कर रहा है। कुछ इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के। पहला, मेल्टिंग ऑफ आइस। जो आइस कैप है, जो पेरिनियल रिवर का सोर्स बनते हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, जो आइस शीट्स हैं, भले वो वेस्ट एंटार्क्टिका में हो या ग्रीनलैंड में हो, एंड द आर्कटिक सी, ये मेल्ट हो रहे। आर्कटिक सी में भी हो सकते हैं, ग्रीनलैंड में भी हो सकते हैं, अंटार्कटिका में भी हो सकते हैं। वो सब मेल्ट हो रहे हैं, पिघल रहे हैं। किसके रिजल्ट की वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ये जो बर्फ है ये पिघलेगी बेटा। देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आइस पहले अंटार्कटिका में थी या ग्रीनलैंड में थी या पोल्स पे थी या कहीं पर भी थी। अब ये पिघलेगी तो पानी निकल के कहाँ आएगा बेटा? ओशन में। तो क्या हो जाएगा? राइज इन सी लेवल। अगर अर्थ का टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता रहा तो ग्लोबल सी लेवल भी बढ़ जाएगा। सपोज करो ये सी यहाँ पर थी, अब सी का लेवल बढ़ के, क्योंकि ये जो बर्फ पिघली ऊपर वो इसमें आ गई तो सी का लेवल यहाँ तक बढ़ गया। अब सपोज करो कोई आइलैंड यहाँ पर था, मालदीव से समझ लेते हैं, तो क्या होगा बेटा? अब पहले पानी यहाँ तक था तो मालदीव से था, अब पानी ऊपर हो जाएगा तो तुम्हें नहीं लगता मालदीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार जैसे आइलैंड डूब जाएंगे? ठीक है बात। चलो, तो पहले रीजन से ही दूसरा बना है, बर्फ पिघल के गई ओशन में और ओशन के टेम्परेचर को बढ़ा दिया। इफ द अर्थ टेम्परेचर कंटिन्यू टू राइज, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो ग्लोबल सी लेवल भी 2 to 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। हर डिकेड में 2 से 10 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, जिससे फ्लड आएगी। किस कंट्रीज में? जो लो लाइंग होंगी, जो कोस्ट के पास होंगी। कोस्ट क्या होता है? जैसे ये इंडिया रहा तो यहाँ से समुद्र लग गया है ना, तो ये पूरा क्या है? इंडिया का कोस्टल एरिया। जैसे कि बांग्लादेश है, नीदरलैंड्स हैं, ये तो फ्लड से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इट में ऑल्सो सबमर्ज मेनी आइलैंड इनटू एशियन पैसिफिक रीजन, और एशियन पैसिफिक रीजन में बहुत सारे आइलैंड्स हैं जो हो सकता है सबमर्ज हो जाए, डूब ही जाएं। माइग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से बहुत सारे एनिमल बेटा सुटेबल हैबिटेट, क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, ठंडी ज़्यादा पड़ने लग जाती है। सॉरी ठंडी नहीं, सिर्फ गर्मी ही पड़ रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने से जो कुछ एनिमल हैं वो अपने सुटेबल हैबिटेट को तलाशने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पहले यहाँ पर कोई चीज़ सर्वाइव कर पाती थी, कोई एनिमल, पर अब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया तो ये कहीं और जाएंगे। कुछ स्पीशीज़ हैं जो फॉक्स की हैं, बटरफ्लाइज की हैं, प्लांट की हैं, वो ऑलरेडी कोल्डर क्लाइमेट्स की तरफ मूव कर गई हैं। इस टाइप का जो माइग्रेशन है ये फूड चेन को डिस्टर्ब कर देगा और अल्टीमेटली बहुत सारी स्पीशीज़ तो ख़त्म भी हो जाएंगी। लास्ट 30 ईयर्स की अगर हम बात करें तो जो एडले पेंगुइन्स हैं अंटार्कटिका की, वो 32,000 ब्रीडिंग पेयर से 11,000 पे आ गए। के बाद एडली जो पेंगुइन की वैरायटी है वो अंटार्कटिका में कम हो गई। 32,000 ब्रीडिंग पेयर से कहाँ हो गए? 11,000। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन।
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फ्रीक्वेंट में हरिकेन्स आते हैं, तूफान आ रहे हैं, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ रहा है, फ्लड मतलब बाढ़ आ रही है पूरे वर्ल्ड में, सुनामी भी। देयर हैज़ ऑलरेडी बीन इंक्रीज इन एवरेज रेनफॉल, कई बार एवरेज रेन बढ़ रही है, कई बार स्नोफॉल हो रहा है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब बेटा अगर प्रॉपर रेनफॉल नहीं होगी, ज़्यादा रेनफॉल होगी या बर्फ़ पड़ेगी तो फूड शॉर्टेज तो होनी ही है। क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिससे फूड शॉर्टेज क्रिएट हो रही है उन एरियाज़ में जो डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रॉपर रेनफॉल नहीं हो रही, इसकी वजह से वहाँ डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तो वहाँ पर क्रॉप तो आप ग्रो कर ही नहीं सकते। ways टू reduce ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं? ग्लोबल वार्मिंग सीरियस डैमेज दे सकती है इकोसिस्टम को और वेदर पैटर्न को। तो जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होंगे वो कुछ गाइडलाइन को फॉलो करेंगे जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो। पहली बात तो आपके जो लाइट बल्ब हैं उनको फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब से बदल दो। फ्लोरोसेंट बल्ब 70% लेस एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है? किससे? इनकैंडेसेंट लाइट से। वो जो ऐसा वाला बल्ब आता है ना जिसको हम जलाते थे, इसको बिल्कुल बंद कर दो। ये जो ऐसे वाले बल्ब आने लगे हैं आजकल, इनका यूज़ करना चालू कर दो। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरोसेंट बल्ब हैं, 70% एनर्जी कम यूज़ करते हैं। किससे? इनकैंडेसेंट लाइट से। आपके लाइट पंखे को बंद कर दो जब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हो। बेटा ये हैं सोलार पैनल्स, तो आप कोशिश करें कि आप अपने रूफ टॉप पे क्या लगवा लें? सोलर पैनल, और सोलर एनर्जी को हार्नेस करें। एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस को यूज़ करें, ऐसे अप्लाइंसेस खरीदें जो एनर्जी लेस कंज्यूम करते हो, ठीक है? इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। और जब किसी अप्लाइंस को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो पूरी तरह स्विच ऑफ कर दें। सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, भले ही वो पानी गर्म करने के लिए हो या घरों और ऑफिसेस को लाइट देने के लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, कारपूल कर लें। अगर 2-4 लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एक कार में बैठ के चले जाएं, ठीक है? साइकिल चलाएं, साइकिल बहुत अच्छी है, इससे भी फ्यूल बचेगा। यूज़ क्लीन फ्यूल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, क्लीन फ्यूल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को यूज़ करें एंड अनलीडेड पेट्रोल टू रन रन व्हीकल। चलो भाई, तो आप लोग क्या करेंगे? सीएनजी का यूज़ करेंगे, ठीक है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का यूज़ करेंगे व्हीकल को रन करने के लिए, जो कि क्लीन फ्यूल है। 3R को फॉलो करेंगे, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब होता है जो पेपर है, प्लास्टिक बॉटल है, मेटल है, इनके यूज़ को थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है? नए तरीके निकालो कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनको किस तरीके से फिर से यूज़ कर सकते हो। ओल्ड टायर बकेट्स को यूज़ करो प्लांट ग्रो करने के लिए। पेपर, प्लास्टिक मटेरियल और मेटल्स को क्या करो? रिसाइकल, उनसे कुछ नया बना लो। प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और एफॉरेस्टेशन को इनिशिएट करें, रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लाएं, लोगों को जागरूक बनाएं, लोगों को बताएं कि भैया पेड़ लगाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेशर कुकर का यूज़ करें कुकिंग के लिए, क्योंकि प्रेशर कुकर में आप जो भी कुछ कुक करें उसमें 70% एनर्जी सेव होती है, क्योंकि खाना बनाने में समय लगता है कम। यूज़ लेड ऑन वेसल वाइल कुकिंग, जब भी आप कुछ बना रहे हो तो वो जो वेसल, जिस भी बर्तन में वो बना रहे होगे ना, भले ही वो दूध क्यों नहीं गर्म कर रहे हो, उसको ढक दो, ठीक है? क्योंकि ढक देंगे तो जल्दी से गर्म हो जाएगा, बन जाएगा। यूज़ द डिश वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर स्पेयरिंगली, यूज़ देम ओनली टू फुल लोड। खाली वॉशिंग मशीन, खाली डिश वॉशर ना चलाएं, फुल लोड में ही इनका यूज़ करें। So student, I'm ending this chapter or this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. ये एट अ ग्लांस चैप्टर दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना, क्योंकि चैप्टर अगर आपने पूरा समझ लिया है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी, ठीक है डियर? If you have any doubt, any problem, do write in comment section.